तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि भाई मैरिज किस तरह का रिलेशनशिप है और किस केस में जज साहब बोल सकते हैं कि भाई आप अपने वापस मैट्रिमोनियल होम में चले जाइए, मैट्रिमोनियल होम में चले जाइए। तो अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई वैलिड मैरिज की कंडीशंस क्या होती है। सो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजेदार टॉपिक है। सो मैरिज को वैलिड करने के लिए देर आर मल्टीपल कंडीशंस। आप काफी चीजें बीच बीच में मेरे से सुन चुके हैं, इसलिए आपके लिए नया नहीं है। बट याद ये रखना है कि हर रिलीजन में, धर्म में, ये अलग अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इस्लामिक वेडिंग अगर है, मैरिज है, तो वहां पे 3 बार बोलना होता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। गलती से 3 बार लोग ये ना बोल दें गूगल है, गूगल है, गूगल है। ओके। हिंदू वेडिंग है तो 7 बार फेरे लेने पड़ते हैं और पंडित जी मंत्र मारते हैं। सिखिज्म है तो 4 बार गुरु ग्रंथ साहिब के गुरुद्वारे में फेरे लेने पड़ते हैं। तो हर सिस्टम अलग अलग है। अगर आप क्रिश्चियन मैरिज की बात करें तो चर्च में जाते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं, रजिस्टर वगैरह साइन होता है, गवाही होती है, कुछ एविडेंस लोग होते हैं साथ में, लड़की की तरफ से, लड़की की तरफ से, और शादी ब्याह संपन्न मान लिया जाता है। इज दैट क्लियर? बस वही चीज यहां पे आप पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन ये है, रूल ऑफ मोनोगैमी चलता है अमंग हिंदूज, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। मोनोगैमी मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ। इज दैट क्लियर? दे कैन मैरी ओनली वंस। सर मतलब क्या है? हमने तो सुना है डाइवोर्स के बाद दूसरी बार भी शादी होती है। दे कैन मैरी ओनली वंस विद वन पर्सन। मतलब जिससे डाइवोर्स हो गया, क्या सर उससे फिर से शादी हो नहीं सकती? आज तक ऐसा देखा तो नहीं गया है। बट हो सकता है कि भाई 10 साल पहले किसी की शादी हुई, आज डाइवोर्स हुआ, हो सकता है 6 साल बाद फिर शादी हो जाए। बट ऐसा कभी सोचा नहीं गया है। और लॉजिक मेरे को लगता भी नहीं है कि भाई जब डाइवोर्स हुआ था तो मल्टीपल रीजन रहे होंगे डिस्प्यूट के। तो जज बोलेगा पागल अगल समझ रखा है क्या सबको? तो अब ऐसा रूल भी बना देना चाहिए लॉ में कि एक बार अगर आपकी शादी हो गई और फिर डाइवोर्स हुआ तो आप फिर से शादी जीवन में नहीं कर सकते। बट अगर आप शादी करना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट मैरिज को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो किताब में बात आ गई। एक्स एंड वाई की शादी हुई 2004 में। 2024 में एक्स और वाई की शादी डिसॉल्व हो गई और वापस से एक्स और वाई ने 2029 में फिर से शादी कर ली। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब शादी एक ही बार होगी, उसके बाद फिर से आप शादी नहीं कर सकते। ये जो 25th एनिवर्सरी पे लोग माला वाला फिर से एक्सचेंज करते हैं, ये तो भाई चलो एक पंप एंड शो है। बट क्या कभी सुना आपने किसी की 25th एनिवर्सरी में पंडित जी को फिर से बुलवाया गया? क्या फिर से मंत्र हुए पूरे और फिर से मेरी को राउंड भी किया? वो गलत है। वो गलत है, नौटंकी बनी जाएगी फिर तो वो। ओके। वो सेलिब्रेशन भी नहीं हो, नौटंकी है। सो द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैन टेक प्लेस बाय हाउ मेनी थिंग्स चिल्ड्रन? पहला रीजन डाइवोर्स, दूसरा रीजन डेथ। सर यहां पे इनसेनिटी नहीं हो सकता, पगला गया हो सकता है बच्चों। बट इनसेनिटी के केस में भी जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो डाइवोर्स का ही काम करेगा कि आप जबरा फैन जो हो गया, इंसेन हो गया हस्बैंड, उससे डाइवोर्स ले लीजिए। तो इट कुड बी टू थिंग्स ओनली, डाइवोर्स एंड डेथ। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का मतलब शादी का खत्म होना। आज कानून बन गया, क्या 500 साल पहले कानून थे? नहीं थे। अच्छा थे भी मान लीजिए, तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना, तो हमारे देश में क्या 1955 से पहले किसी हिंदू ने शादी नहीं की? ऐसा तो नहीं है, शादी तो हुई भाई। इज दैट क्लियर? उस समय भी डाइवोर्स होता होगा, बट उस समय क्योंकि कोर्ट में कानून नहीं था ये, इसलिए शब्द डाइवोर्स आया ही नहीं। तो डाइवोर्स शब्द का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय कोर्ट। अगर हस्बैंड वाइफ 50 रिश्तेदारों के सामने, 25 लड़की की साइड से है, 25 लड़के की साइड से है, उनके सामने अग्री कर ले, स्टैम्प पेपर पे लिखा पड़ी हो जाए, वो भी माना जाएगा एक तरह का डाइवोर्स। बट आप उसे डाइवोर्स बोलेंगे नहीं, क्योंकि डाइवोर्स कराने की परमिशन, प्रोसीजर किसके पास से स्टार्ट होना चाहिए? कोर्ट के पास से बच्चों। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का मतलब हस्बैंड वाइफ हैज डिसाइडेड कि हम एक साथ नहीं रहेंगे, आपस में अग्री भी कर लिया, अलग भी हो गए, सोसाइटी को बता भी दिया, हमारे सब कुछ ठीक हो गया। इट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। बट आज की तारीख में बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वॉइड माना जाता है, गलत माना जाता है। ये कुछ नहीं होता। वंस मैरिड विल ऑलवेज बी मैरिड अनटिल अनलेस देयर इज डाइवोर्स और डेथ।
तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट तब था जब बगैर कोर्ट के डाइवोर्स हुआ करते थे, एंड उस समय डाइवोर्स शब्द था ही नहीं। तो डाइवोर्स शब्द का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय कोर्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भाई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे बाय कोर्ट अगर है तो इट इज नोन एज डाइवोर्स, बाय लॉस ऑफ लाइफ है तो इट इज डेथ। तो मैं अपने नोट्स में इसको ऐड करूंगा, नोट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के दो तरीके हैं चिल्ड्रन। व्हेन इट इज बाय कोर्ट, पार्टीज डिसअग्री, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, देन आप इसे क्या नाम देते हैं, डाइवोर्स। मैंने किताब लिखी होती तो मैं यही बोलता, कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज वगैरह वगैरह, मैं बोलता डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दो तरह से होता है। पार्टीज डिसएग्री कर रही हैं, कोर्ट में चली गई, तो नाम क्या दिया जाएगा इस प्रक्रिया को, डाइवोर्स। बट पार्टीज यहां पे डिसएग्री नहीं कर रही, देयर हैपेंस टू बी लॉस ऑफ लाइफ, तो आप इसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैसे बोलेंगे, डेथ। तो डेथ और डाइवोर्स दो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज है डाइवोर्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के। कोर्ट की दखल अंदाजी थी तो डाइवोर्स, भगवान की दखल अंदाजी थी तो डेथ। तो इस तरह से चार्ट बना के आइएगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, टीचर समझ जाएगा आपने रिसर्च की है पढ़ाई में थोड़ी सी। और ये सब हरकतें करने से ही बच्चे का दिमाग बढ़ जाता है बेसिकली, इसीलिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। बट मुस्लिम लॉ परमिट्स व्हाट, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब एक हस्बैंड की ढेर सारी वाइफ्स हो सकती हैं, बट एक वाइफ के ढेर सारे हस्बैंड नहीं हो सकते। तो मतलब मुस्लिम्स आज भी बिलीव किस चीज में करते हैं, देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ मेन एंड एक्सेस विमेन, इसीलिए वन मैन कैन मैरी मल्टीपल विमेन। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें मुस्लिम लॉ में ऐसा क्यों आया, उनका आज भी मानना शॉर्टेज ऑफ मेन है। तो मेरे हिसाब से शॉर्टेज ऑफ मेन नहीं है, शॉर्टेज ऑफ मेन्स बुद्धि है। ओके। सेकेंडली, नो रिलीजियस सेरेमनीज रिक्वायर्ड। ये क्या है सर, काश हमारे दादाजी को पता लग गया होता, उनके दादाजी को पता लग गया होता, तो शादियों में जो इतनी बर्बादी होती है वो बंद हो जाए। तो अगर आपके पापा मम्मी बोले 1 करोड़ आपकी शादी में खर्च करेंगे, आप बोलिएगा 4,300 रुपए में शादी होती है सत्यनारायण मंदिर में, बाकी आप मेरे को एफडी करा दी, जिंदगी भर हम खाएंगे बैठ के आराम से। तो ये जरूरी नहीं है कि रिलीजियस सेरेमनी हो, आई रिपीट रिलीजियस सेरेमनी हो, बट ध्यान दीजिए कहां पे बात कर रहे हैं हम। नो रिलीजियस सेरेमनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में चलता है कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाऊंगा कि भाई अगर एक पार्टी ऑफर कर रही है अपना घर बेचने को 5 करोड़ में और दूसरी पार्टी कह रही है हम खरीद लेंगे, इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। व्हाट, अग्रीमेंट। तो बच्चों इस चीज को जरा लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है। अग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एंड चिल्ड्रन, अगर फर्दर इसमें लगा दें एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ, मतलब कानूनन जायज, तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं मुकेश अंबानी जी से बोलूं आइए डकैती करते हैं पूरे मुंबई में, मुकेश अंबानी जी हाँ हाँ चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। तो मैंने उनको ऑफर दिया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्या डकैती करना कानूनन जायज है बच्चों, क्या डकैती करना कानूनन जायज है? तो ये अग्रीमेंट तो होगा बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैंने आपको बोला भाई मेरा घर खरीद लो 1 करोड़ में, आपने कहा ठीक है 1 करोड़ में खरीद लेते हैं, तो ये अग्रीमेंट हो गया। और कोई भी किसी को अपना घर बेच सकता है, कानूनन भी ये ठीक है, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर मैं आपको कह रहा हूं मेरा घर 1 करोड़ में खरीद लो, नहीं सर 90 लाख में खरीदेंगे, आपने मेरे ऑफर को रिजेक्ट करके अपनी तरफ से ऑफर दे दिया, ये हो गया काउंटर ऑफर। व्हाट, काउंटर कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाऊंगा आपको, समझ में आ गई बात। सो हेयर इट इज कॉल्ड एज अ वैलिड मैरिज। बट हिंदूज में, पारसीज में और क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं होता। यहां पे एक रिलीजियस सेरेमनी, कस्टमरी राइट्स वगैरह, जो ये मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, इन सब का होना बहुत जरूरी है। क्रिश्चियन में भी जो फादर होते हैं वहां पे अपने चर्च में, वो कुछ मंत्र अंतर पढ़ते हैं, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट, दीज पीपल शुड लिव हैप्पीली, दे शुड नॉट बिकम होली स्पिरिट, दे शुड नॉट ड्रिंक स्पिरिट।
एल्स दे विल लूज देयर स्पिरिट, मतलब कुछ ऐसा बोलते होंगे, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा भाई, जस्ट टू मेक इट नॉट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। तो यहाँ पे इन कम्युनिटीज में बच्चों मैरिज को अवॉइड करने के लिए ये करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मोनोगेमी हिंदू, पारसीज, क्रिश्चियन, सिख में भी चलती है, बट मुस्लिम में मोनोगेमी नहीं पॉलीगेमी है। तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया। तो कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज का पहला डिफरेंस क्या था भाई? एचपीसी मोनोगोमी चलेगा और मुस्लिम्स में पॉलीगेमी चलेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा, रिलीजियस सेरेमनी एचपीसी में होगा, बट यहाँ पे कबूल है कबूल है कबूल है। सर फोन पे भी हो सकता है कबूल है कबूल है कबूल है, उधर से आवाज आई कबूल है कबूल है कबूल है, यस मैरिज हो गई। बड़ा इकोनॉमिकल मैरिज सिस्टम था। ओके चलिए, क्या? हाँ साइन वाइन अब होने लग गया जब से कानून बन गया, नहीं तो पहले तो जो देखो शादी में इतने लोगों को क्यों बुलाया जाता है? एक तरह से गवाह होते हैं सारे के सारे, हाँ भाई उनकी शादी में गए थे, कुछ गड़बड़ी होती है तो रिश्ते आते हैं समझाने के लिए, वो समझाते कम है, दिन भर समझाएंगे, शाम को डिनर करके चले जाएंगे वापस। ओके, सो हिंदूज फॉलो सेरेमनी ऑफ सप्तपदी। व्हाट? सप्तपदी। अब वो सपिंडा को सप्तपदी से कंफ्यूज मत करिएगा, सपिंडा रिलेशनशिप अलग था, 7 जनरेशन तक शादी नहीं हो सकती। टेकिंग 7 स्टेप्स बिफोर अ सेक्रेड फायर। अब ये नहीं कहीं पे होली जल रही थी, होली का चलो तुम लोग यही 7 चक्कर मार लो जरा जल्दी जल्दी, वो वैसे नहीं हो जाएगा। सिखिज्म को आनंद कारज बोलते हैं। व्हाट? आनंद कारज। तो अगर किसी सरदार जी के यहाँ का शादी का कार्ड आपको आए तो बोला जाएगा कि भाई आपको आनंद कारज में आना है। ये आनंद कारज क्या होता है? आनंद कारज का मतलब गुरुद्वारे में जो शादी ऑर्गेनाइज की जाती है। और पंजाबी शब्द है लावा फेरे, क्या बोलते हैं? लावा फेरे। लावा मतलब लगाएं। इज दैट क्लियर? मेरे को पहले लगता था लाई लावा है, बट शायद वैसा ही होता होगा, उसमें लाई लावा ऐसे फेंका जाता है ना। खैर भगवान जाने। हेम्स ऑफ लव आर परफॉर्म ड्यूरिंग द 4 न्यूक्टियल राउंड्स। 4 न्यूक्टियल राउंड्स, न्यूक्टियल का मतलब होता है वो बंधन, प्रेम का नहीं, शादी का। ओके, पारसी मैरिज में क्या होता है सर? पारसी मैरिज में एक सेरेमनी होती है जिसको आशीर्वाद बोलते हैं। सही है सर, समझ में तो आ रहा है कम से कम। जहां पे कपल्स को मैट्रिमोनी स्पिरिचुअलिटी में बांधा जाता है। सर क्या रस्सी रस्सी बांध देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही नॉर्मली दोनों ब्राइड और ग्रूम जो होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, और तुरंत धोखा देने लग जाते हैं। सर क्या? वो तो सब जगह है, बट धोखा देना पड़ता है ना, इतना कमर्शियलिज्म हो चुका है। वाइफ को बोला था हर मंगलवार को मंदिर चलेंगे, फ्राइडे को मूवी देखने चलेंगे, 2-4 साल तक ये सब चलता है, बाद में अरे बहुत बिजी है, क्लास है, क्या करें, नहीं जा पाएंगे। तो बट आप इसको धोखा नहीं बोल सकते हैं। एंड दे शुड नॉट लेट एस्ट्रे बाय एनी एक्सटर्नल टेम्पटेशन। मतलब सर सिगरेट पीने के लिए एस्ट्रे कहीं बाहर से मिलना, घर वाला इस्तेमाल करना है? अरे नहीं भैया, ये सब नहीं है। मतलब किसी भी बाहरी ताकत से, किसी चुड़ैल से आपको गठबंधन नहीं करना है। समझ में आया? मतलब किसी और के ऊपर डोरे नहीं डालने। समझ में आ गया? आपने मूवी देखी होगी जुदाई, जहां पे अनिल कपूर जी की एक वाइफ होती है श्रीदेवी, बड़े गरीब घर से होती हैं, शौक बड़े महंगे महंगे होते हैं। तो उनकी एक सहेली होती है, मतलब सहेली सॉरी, जहां पे अनिल कपूर जॉब करता है उसकी मालकिन, वो अपने पति को 1 करोड़ बेच देती है उसको। तो ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, क्रिश्चियंस में अगेन क्रिश्चियंस लॉ इज देयर, मैरिज होती है अगेन अगर उस लॉ को फॉलो नहीं किया गया तो वॉइड माना जाता है। और यहां पे जो शादी होती है उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। क्या बोलते हैं? एसी एसी लग रहा है क्या सर जो इंस्टॉलेशन है? नहीं, द वर्ड इज इंस्टॉलेशन। सो दीज इंक्लूड पर्सन हु हैव रिसीव्ड एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन या कॉन्सेक्रेशन, एनी क्लर्जीमैन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, मिनिस्टर, प्रीस्ट और रिलीजन लाइसेंस्ड अंडर द एक्ट। जैसे बोलते हैं ना भाई हम फादर बन गए, अरे फादर बन गए मतलब नहीं बच्चा पैदा हो गया इसलिए फादर बन गए। जो चर्च के प्रोसीडिंग्स को परस्यू करते हैं, जैसे हिंदुओं में पंडित जी होते हैं स्पिरिचुअल लीडर, वैसे ही सिखों में ज्ञानी जी होते हैं। इज दैट क्लियर? कौन होते हैं? ज्ञानी जी। और वैसे ही सो कॉल्ड लोग होते हैं यहाँ पे जिनको हम बोलते हैं चर्च में पादरी या प्रीस्ट बोलते हैं। उन्हीं के अंडर में ये मैरिज हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? और इसके बाद फिर इनको एक मैरिज का सर्टिफिकेट दिया जाता है। 2 चीज समझ गए सब लोग? तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एजेस हैं बट अब तो सबकी एज 21 साल होने वाली है, परेशान मत होइए। तो हिंदू, क्रिश्चियन और पारसी में 18 थी लड़कों की, सॉरी लड़कियों की, और 21 थी लड़कों की।
बट अब सब में 21 हो रही है धीरे धीरे। मुस्लिम्स में 15 साल मानी जाती है एज। कितनी? 15 साल। खोपड़े में बात गई? पक्का? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड बायोलॉजिकली एज द एज ऑफ प्यूबर्टी वेयर द गर्ल इज एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। बट अब इसको गलत क्यों मानने लग गया इस वर्ल्ड में? रीजन इज कि अब बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उस एज में क्यों सही माना जाता था? क्योंकि जो लिमिट ऑफ एज होती थी 55 साल, जो डेथ रेट होता था वो बहुत हाई था, लोग जल्दी मर जाया करते थे। बट अब लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज, मेडिसिन, गुड हेल्थ की वजह से जल्दी नहीं मरते हैं। अब तो 80 साल का भी इंसान है, या अगर आप अपने दादाजी को देख रहे होंगे 72 ईयर्स में, तो क्या वो उतने बूढ़े लगते हैं जितने ए के हंगल साहब लगते थे मूवी में? तो उस जमाने के दादाजी बहुत बूढ़े होते थे। तो पहले लोगों की और वजह भी यही थी, शादी जल्दी हो गई, बच्चे अच्छे हो गए, तो शरीर पे आपको नजर आने लग जाएगी झुर्रियां, या आपका शरीर ढलने लग जाएगा, शरीर एग्जॉस्ट होने लग जाता था बेसिकली। दैट वाज द रीजन जिससे एज थोड़ी कम भी हो जाती थी। ओके, तो उस जमाने में लोग उतना जिंदा भी नहीं रहते थे, अब ज्यादा रहते हैं। एंड चौथा, पर्सन कैनॉट मैरी एनीवन हु बिलोंग्स टू हिज और हर कोरिलेशन। बट चिल्ड्रन, यहां पे मुस्लिम मैरिजेस में ये नहीं है, वहां पे अलाउड होता है। तो ऑल रिलीजन शुड रिकॉग्नाइज दैट पार्टीज शुड नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ कॉन्सैंग्युनिटी। ये क्या होता है सर? क्लोज रिश्ते में शादी करना। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैनॉट मैरी हिज और हर ब्रदर और सिस्टर। एंड छठा और आखिरी चिल्ड्रन, पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एट द एज ऑफ मैरिज। वाई सर? बिकॉज आफ्टर दैट ही विल गो अनसाउंड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबको कंडीशन समझ में आ गई? तो एक बार सारी कंडीशंस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी हमारे सामने भाई? पहली कंडीशन क्या थी? मोनोगेमी। एक लड़का एक ही लड़की से शादी करेगा, मल्टीपल मैरिजेस अलाउड नहीं है। मुस्लिम्स में कबूल है, कबूल है, कबूल है 3 बार चलेगा। हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन में रिलीजियस सेरेमनी जरूरी है। हिंदुओं में और पारसियों में सर्टिफिकेट जैसा कुछ नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए कोर्ट में मैरिज में जाके। बट क्रिश्चियंस के केस में सर्टिफिकेट चर्च से आपको मिल जाता है। हिंदू और पारसियों में शादी कौन कराएगा? जो पंडित जी होंगे। और वहां पे भी मुस्लिम में भी हमारे मौलवी साहब होंगे। और क्रिश्चियंस में अलग अलग नाम है, क्लर्जी मैन भी बोलते हैं। सर क्लर्जी मैन कौन होते हैं? छोटा पंडित। कौन? लाइकवाइज। एंड थर्डली, एज लड़कियों की 18 और लड़कों की 21। अब सबकी 21 हो रही है, पहले मुस्लिम मैरिज में 15 थी। क्लोज क्या? अभी अब चेंज कर रहे थे, अभी वो लोग तो अपने शरिया में 15 ही लिख के चल रहे हैं। वॉट इट क्लियर? और क्लोज रिलेशन में आप शादी नहीं कर सकते। एंड द माइंड शुड बी साउंड माइंड। पागल टाइप का आदमी शादी नहीं कर सकता। समझ गए भाई? तो इसी के साथ वैलिड मैरिज की कंडीशंस होती हैं।